Hi guys, I Pushpraj welcome you to my channel HP Study Expert. I hope you all are well and doing your preparations well. Our today's video is about Quad group of countries. This video is going to be very important for UPSC GS Mains Paper 2 for International Relations. तो साथियों आज की इस वीडियो में जो है हम क्वाड कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो क्वाड कंट्रीज़ का जो ग्रुप बना हुआ है अभी करंटली हम देखते हैं काफ़ी पावरफुल ग्रुप रहा है कि इस ग्रुप का जन्म कैसे हुआ और वर्तमान में भारत के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है भारत के लिए, क्या इसकी अचीवमेंट्स रहने वाली हैं और डिप्लोमेटिक वे में भी देखेंगे कि किस तरह से भारत के लिए ये हेल्पफुल है और भारत के लिए क्या क्या इसमें अचीवमेंट्स रहने वाली हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ कि किस तरह से जो है क्वाड कंट्रीज़ में जो है ये ग्रुप बना, क्वाड कंट्रीज़ का ग्रुप बना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। तो इसकी 4 वर्ल्ड की मेजर जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो इसकी मेंबर है, जिसमें शामिल है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। तो इन चारों कंट्रीज़ का क्या है, एक कॉमन ग्राउंड है यहाँ पे। कॉमन ग्राउंड यहाँ पे क्या है, कॉमन ग्राउंड ये है कि ये जो है वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, वर्ल्ड के बिगेस्ट डेमोक्रेटिक नेशंस में शामिल है, जैसे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गए। ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, कॉन्टिनेंट भी है। और जापान भी जो है डेमोक्रेसी का शुरू से पक्षधर रहा है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इन चारों कंट्रीज़ का ग्रुप जो है ये बना हुआ है, जिसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको आपस में जो है इस तरह का ग्रुप बनाना पड़ा, वो हम अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली जो ये क्वाड कंट्रीज़ का ग्रुप है ये फोकस करता है इंडो पैसिफिक रीजन पे। जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसके ऊपर फोकस करता है, यानी कि इंडो जो पैसिफिक रीजन है ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये रीज़न जो है काफ़ी वल्नरेबल रीज़न भी रहा है। चाइनीज़ जो एनक्रोचमेंट रही है उनकी वजह से, जो चाइना बार बार क्लेम करता है साउथ चाइना सी के ऊपर और साउथ चाइना सी के जो बियॉन्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो है बार बार क्लेम करता रहा है। तो बात करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन का आइडिया आया किसको। इसके इंट्रोडक्शन का आइडिया जो है 2007 में आया था और ये जो आइडिया था ये जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जिनका अभी हाल ही में असैसिनेशन किया गया था, उनके द्वारा ये इस तरह के ग्रुप का आइडिया जो है वो मूटेड किया गया था। तो 2007 में जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे डिक चैनी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से जो है इस तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, डायलॉग तैयार किया गया था, आपस में बातचीत की गई थी कि जो है इस तरह के एक ग्रुप की परिकल्पना की गई थी इन फ्यूचर के लिए। हाउएवर द आइडिया कुडंट मूव अहेड विद ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है बाद में जो क्या किया, पुलिंग आउट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि चाइनीज़ प्रेशर की वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने पुलिंग आउट कर लिया। बट फाइनली 2017 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है यूएस जापान के साथ मिलकर जो है इस क्वाड्रिलेटरल जो कोलिशन था इसमें आके सपोर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी माना कि चाइना का जो क्लेम है वो रॉन्ग है, मतलब अनएथिकल ग्राउंड पे जो है चाइना क्लेम कर रहा है। और इसकी जो सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं साथ में, जो कंट्रीज जैसे ताइवान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, तो इन कंट्रीज़ के ऊपर भी वो क्लेम करता है। तो उसको भी रॉन्ग इन्होंने बताया यहाँ पे कि चाइना के ये क्लेम जो हैं ये गलत हैं। इसके पश्चात बात करते हैं कि बैकग्राउंड क्या रहा एस्टेब्लिशिंग करने का, क्वाड को एस्टेब्लिश करने का। तो जनरली इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो यूएसए का रहा है, ठीक है। यूएसए जो है हमेशा से शुरू से ही सेंटर ऑफ पावर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम बात करें 21st सेंचुरी के फर्स्ट में, तो 21st सेंचुरी के फर्स्ट से ही यूएसए जो है इस तरह के ऑपरेशंस अलग अलग कंट्रीज़ में कर रहा था, चाहे वो आपका इराक हो या फिर चाहे आपका अफ़गानिस्तान हो, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें वो कर रहा था। तो 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में क्या हुआ कि जो यूएसए था वो बिजी रहा इन कंट्रीज़ के साथ, जो उसके मेजर कन्फ्लिक्ट थे उनके ऊपर। उसमें कुछ यूएसए के भी फ़ायदे थे, वो अपनी रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए भी इन कंट्रीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट में रहा। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि चाइना जो है, चाइना का एमरजेंस हुआ इस टाइम, इंडस्ट्रियली भी हुआ
और वर्ल्ड लेवल पे डिप्लोमेटिकली भी हुआ और टेक्नोलॉजिकली भी चाइना काफ़ी एमर्ज हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो एक मेजर पावर रहती थी वो यूएस यानी कि वेस्टर्न साइड को रहती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो पावर शिफ्टिंग देखी गई वो एशिया पैसिफिक की तरफ को देखी गई। रशिया हालांकि यहाँ पे पहले से ही मौजूद है एशिया साइड, एशिया की तरफ को, लेकिन चाइना भी एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री के रूप में यहाँ पे उभरा। और खासकर बात करें इकोनॉमिक पावर के रूप में, ठीक है, चाइना की इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरा। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया बिटवीन बहुत सी कंट्रीज़ के साथ में, और उससे अमेरिका का जो ट्रेडिशनल रोल रहा है वर्ल्ड को ऑक्यूपाई रखने का, अपने कंट्रोल में रखने का, अपनी वर्ल्ड की जो डिप्लोमेसी है उसके अंडर रखने का, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स यूएसए खेलता है उसके अंडर रखने का, वो कहीं ना कहीं यूएसए को ऐसा लगा कि उसकी पकड़ अब थोड़ी सी ढीली पड़ रही है, क्योंकि चाइना जो है उसको साउथ ईस्ट एशिया में क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक पॉलिसी रही है सॉफ्ट कंटेनमेंट पॉलिसी। ये किस तरह की पॉलिसी रही है? सॉफ्ट कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है वो अगेंस्ट रही है कम्युनिज्म के ऊपर, कि यूएसए कभी नहीं चाहता है कि वर्ल्ड में कम्युनिज्म का क्या हो, प्रसार हो, कम्युनिज्म एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैले, या नई जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनका जन्म हो। तो ये जो सॉफ्ट कंटेनमेंट की पॉलिसी है यूएसए की, ये पॉलिसी है अगेंस्ट द कम्युनिज्म। सो चाइना में कम्युनिज्म है, सो दिस पॉलिसी जो क्या है ये चाइना के भी अगेंस्ट रही है। लेकिन उतना शुरू में उतना चाइना के खिलाफ नहीं गया यूएसए, जितना कि वो अब जो है स्ट्रेटेजिकली चाइना के अगेंस्ट हो रहा है। बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया है उसको भी तैयार कर रहा है, जापान के साथ मिलके जो है चाइना को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो यूएसए ने सॉफ्ट कंटेनमेंट की पॉलिसी को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया, और चाइना को जो है घेरने के लिए उसकी पेरिफेरी में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनका सहारा लेने के बारे में सोचा। तो सहारा लेने के बारे में सोचा तो इसमें जापान मुख्य कंट्रीज है जो प्रतिद्वंदी रही है चीन की। भारत के साथ 1962 के बाद से ही कन्फ्लिक्ट रहा है चाइना का, चाहे वो बाउंड्री को लेके हो, एनक्रोचमेंट को लेके हो, या फिर तरह तरह के क्लेम जो चाइना यहाँ पे करता है, और यहाँ पे तिब्बतियंस को लेके जो भी वो वहाँ से स्टेटमेंट जारी करता है, तो भारत के साथ भी कन्फ्लिक्ट रहा है। तो जो यूएस का अलायंस रहा जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ, ये बहुत ही जरूरी रहा। इसमें इंपॉर्टेंट अगर रोल की बात करें तो यूएसए के हमारे साथ रिलेशन, मिलिट्री वाले रिलेशन शुरू से रहे हैं, शुरू से तो नहीं रही है लेकिन आफ्टर एलपीजी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री रिलेशन हमारे बने हैं यूएसए के साथ। लेकिन क्या हुआ कि क्वाड की जो एस्टेब्लिशिंग होनी थी उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने कुछ मिक्स्ड एटीट्यूड्स रखा। ऑस्ट्रेलिया मतलब श्योर नहीं था इस तरह के संगठन को ज्वाइन करने को लेके, तो चाहता तो वो भी कहीं ना कहीं यही था कि वो आइसोलेट करे चाइना को, बट इस तरह का पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अमेरिका की जो सॉफ्ट कंटेनमेंट की पॉलिसी थी उसका काफ़ी रोल रहा, और उसी ने ही कहीं से गैदरिंग की, पर इसको सही से जो अमली जामा पहनाया वो जॉन हावर्ड जो थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, उनका भी उस समय रोल रहा। लेकिन मेन जो रोल रहा वो शिंजो आबे का रोल रहा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया और यूएसए के मिलिट्री रिलेशंस की बात यहाँ पे करना क्यों ज़रूरी है। देखो, इंडिया और यूएसए के रिलेशंस शुरू में ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि यूएसए हमेशा से प्रो पाकिस्तान एक्टिविटीज़ करता आया है। इंडिया को हालांकि बाहर से सिर्फ स्टेटमेंट्स के जरिए वो बोलता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बट एक्चुअली वो प्रो पाकिस्तान रहा है शुरू से। लेकिन अगर हम बात करें मिलिट्री रिलेशंस की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे हमारे आज तक हो चुके हैं यूएसए के साथ। तो बात करते हैं कि ये एक्टिव जो यूएस इंडियन मिलिट्री कोऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ये कब से, ये 1991 से ही शुरू हो गया था, जब इंडिया ने जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी जिसको हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं वो अडॉप्ट की थी। तो उसके बाद से जो अमेरिकन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल क्लॉड थे, कमांडर रहे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के, उन्होंने प्रपोज किया कि भारत और जो यूएसए उसके साथ आर्मी टू आर्मी कोऑपरेशन होगा, यानी कि जो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे आर्मी टू आर्मी कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे। मतलब एक देश की मिलिट्री दूसरी देश की मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करेगी, और डिफरेंट डिफरेंट मिलिट्री फैसिलिटीज़ जो होंगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको शेयर भी करेगी। और साथ में 2001 में भारत ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया कि भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक मिलिट्री फैसिलिटी बनाने का जो है वो क्या कर दिया, परमिशन दे दी, कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है क्या कर सकते हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी बना सकते हैं भारत में रह के। तो वहाँ पे एक मिलिट्री फैसिलिटी सेंटर भी बनाया गया, वहाँ से अफगानिस्तान वाले जो ऑपरेशंस थे उनको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि भारत के जो प्रणब मुखर्जी रहे हैं
उनके साथ जो डोनाल्ड रम्सफेल्ड रहे हैं यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, उनके बीच में एक फ्रेमवर्क साइन हुआ 2005 में, जिसे न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस, यानी इसका मेजर जो क्या था वो डिफेंस सेक्टर के ऊपर था। तो 2005 में क्या हुआ कि ये फ्रेमवर्क साइन हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में, जिससे कोऑपरेशन बहुत बिल्ट हुआ मिलिट्री लेवल पे। तो इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होने लगी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। तो उससे क्या हुआ, उससे और इसी टर्म के बीच में अगर हम बात करें 2000 से 2020 देखेंगे, तो इसी टाइम में चाइना जो है काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में भी उभरा है। तो चाइना को कंटेन करने के लिए जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग थे वो शुरू किए गए थे 2007 से। बेसिकली ये पहले शुरू हो गए थे, जिसको ट्राइलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी कहा जाता है, टीएसडी भी कहा जाता है। तो ये ट्राइलेटरल मीटिंग्स होती थी यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इनमें जो है भारत ने भी रोल अपना प्ले करना शुरू किया टीएसडी में, और उसके बाद भारत की जो भूमिका रही साउथ ईस्ट एशिया में उसको यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया, और जापान ने भी रिकॉग्नाइज किया कि कहीं ना कहीं चाइना को आइसोलेट करने के लिए भारत की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के लिए क्या रोल है साउथ चाइना सी का भारत के लिए। बेसिकली जो ये क्वाड बना है ये साउथ चाइना सी के रिगार्ड में बना हुआ है, क्योंकि चाइना जो है 90% ऑफ द साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है कि जो इसका हिस्सा है 90% साउथ चाइना सी का वो चाइना का है। तो इसी वजह से जो है बाकी कंट्रीज़ को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो है मैक्सिमम जो रोल है साउथ चाइना सी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो हम यही समझेंगे अभी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो साउथ चाइना सी जो है ये वर्ल्ड ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 55% ट्रेड जो है यहाँ से होता है, जिसमें इंडिया का भी 55% ट्रेड यहाँ से होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए। यानी कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन कनेक्ट होते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, इंडोनेशिया के पास से, और वहाँ से ही हमारा ट्रेड यूएस से, जापान वगैरह जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ होता है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेड करने के लिए। और इंडिया की पॉलिसी जो लुक ईस्ट वाली जो पॉलिसी है कि पूर्व की तरफ देखो वाली जो पॉलिसी है, उसके लिए भी ये खासा महत्व रखता है साउथ चाइना सी। लेकिन साउथ चाइना सी जो है, जो ग्लोबल ट्रेड होता है यहाँ पे साउथ चाइना सी से, और इंडिया यहाँ पे भी ट्रेड करता है, उससे अपसेट रहता है। चाइना क्लेम करता है कि ये उसके जूरिस्डिक्शन में आता है साउथ चाइना सी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर क्रिएट करता है यहाँ पे। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट, कि भारत के फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। तो वहाँ पे नेविगेशन करने के लिए, पैसिफिक ओशियन में जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मर्जिंग पॉइंट है दो जो ओशियंस हैं उनका, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का, इसलिए भी ये महत्व रखता है। और भारत के इस क्षेत्र में ट्रेड अच्छे हुए हैं, साउथ ईस्ट वाली जो पॉलिसी है हमारी वो अच्छा कारगर सिद्ध हो रही है। हमारे ट्रेड थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया के साथ काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। और 2016 में एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने जो चाइना का जो क्लेम था 90% ऑफ द साउथ चाइना सी वाला जो क्लेम था, उसको जो है वो इनवैलिडेट किया था, इसको इलीगल घोषित किया था, अवैध घोषित किया था। लेकिन 2016 में बीजिंग यानी कि चाइना ने इस तरह के जो डिसीजन आया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का, उसको मानने से इनकार कर दिया। और बात करें हिस्टोरिकली, अगर बात करें तो भारत जो है लगभग 1500 सालों से इस क्षेत्र में अवेलेबल रहा है। किस तरह से, इकोनॉमिकली भी अवेलेबल रहा है, पॉलिटिकली भी अवेलेबल रहा है। भारत के काफ़ी ज़्यादा रूल्स ने वियतनाम, कंबोडिया तक को रूल किया हुआ है, इंडोनेशिया तक को रूल किया हुआ है। तो हिस्टोरिकली भी हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। और अगर वर्तमान प्रपेक्षा में देखें तो ट्रेड वाइज देखेंगे तो ट्रेड के आधार पे भी भारत का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्वाड है इसका सेसेशन से लेकर रिस्टार्ट तक कैसा रहा। तो देखिए 2007 में ही मैं बोल चुका हूँ कि 2007 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की। लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम जो मल्टीलेटरल जो डायलॉग हो रहे थे जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये काफ़ी बड़ा एक आर्क क्रिएट हो गया था कंट्रीज़ का। डेमोक्रेसी वाली ये कंट्रीज़ थी सभी की सभी। तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ को बोला गया एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। और इसको, ये जो ग्रुप बना उस टाइम 2007 में, इस तरह के जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद बना, क्वाड बना, इसको जो है एशियन नाटो कहकर भी पुकारा गया। ठीक है, एशियन नाटो भी इसको कहा गया और एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी भी इसको
कहा गया। तो चाइना ने इन कंट्रीज़ में अपने डिप्लोमेट भेजे कि वो इस तरह का जो संगठन बन रहा है उसको क्या करे, उसको प्रोटेस्ट करे, उसका विरोध जताए वहाँ पे जाके, उस देश में जाके, कि भैया जी ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, हमारे जो म्यूचुअली रिलेशन है वो भी खराब होंगे। तो चाइना ने इस तरह की बात की यहाँ पे। और इस दौरान क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया था उसकी अनईजीनेस के कारण क्या हुआ कि उस टाइम इतना इनिशिएशन जो इनिशिएटिव लिया गया था शिंजो आबे के द्वारा और बाकी जो कंट्रीज़ के प्रमुख थे उनके द्वारा, वो उतना सही से आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन तब क्या हुआ, और उस समय हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम चाहिए होता था। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो हमें यूरेनियम सेल नहीं करना चाहते थे, हमें बेचना नहीं चाहते थे यूरेनियम, और हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती थी, और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम के भंडार हैं। तो उस समय 2010 में क्या हुआ कि रूट्स जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे उनको जो है जूलिया गिलार्ड ने रिप्लेस किया। और उस टाइम क्या हुआ कि जो शिफ्ट रहता था ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी का चाइना के करीब, वो शिफ्ट अब चेंज हो गया, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी का क्लोजर रिलेशनशिप हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और चाइना के साथ एक डिस्टेंसिंग क्रिएट हो गई। तो उस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लिया था कि नॉट टू सेल यूरेनियम टू इंडिया, उस वजह से क्या हुआ कि भारत ने भी इस तरह के संगठन में जुड़ने की कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखी, क्योंकि एक तरह से तो वो हमारे साथ जुड़ने की बात करते हैं, एक संगठन डिप्लोमेटिक एक चाइना को घेरने की बात करते हैं, डिप्लोमेटिकली एक संगठन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हमें यूरेनियम नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से भारत ने भी उतनी ज़्यादा इसमें उत्सुकता उस समय जाहिर नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थी गिलार्ड लेबर पार्टी की, उन्होंने रिवर्स पॉलिसी अपनाई वहाँ पे, और वो मान गए कि वो इंडिया को क्या करेंगे, वो इंडिया को यूरेनियम बेचने को तैयार हो गए। लेकिन बाद में गिलार्ड मान गई थी पहले, गिलार्ड पहले मान गई थी, लेकिन बाद में उसने बैक्ट कर लिया था, उसने मना कर दिया था वो नहीं देगी। फिर 2014 में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टोनी एबॉट बने थे, वो एग्री हो गए भारत को यूरेनियम बेचने को। तो यूनाइटेड स्टेट्स का पहले जो ध्यान रहता था वो आपने देखा कि वो इस तरह के साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को लेके नहीं रहता था, भारत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं रहता था। तो बराक ओबामा ने 2011 में क्या किया कि 2011 में बराक ओबामा ने जो मिडल ईस्ट है, यूरोपियन जो स्फीयर से बाहर निकला यूएसए, और यूएसए ने जो है इन्वेस्ट करना शुरू किया जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उनकी तरफ को, ड्यूरिंग ओबामास रूल, ओबामा के रूल के टाइम से। तो उससे क्या हो गया कि हमारी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी चाइना के साथ वो भी थोड़ी सी कम हो गई। और इनमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी रही हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो कि चाइना के उस समय नज़दीक रही है। तो चाइना को उस समय थोड़ा सा एक चेंज लगा ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी में कि यूएसए की पॉलिसी में, कि वहाँ पे जो कि यूरोप में जो फंसा रहता था यूएसए, वो अब एशियन कंट्रीज़ की ओर आ रहा है, और ख़ासकर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ को आ रहा है। तो चाइना कि ने देखा कि यूएस की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है अब ईस्ट चाइना की तरफ को, एक तरह से ईस्ट एशिया की तरफ को। तो दिसंबर 2012 में शिंजो अबे ने फिर से क्या किया कि उन्होंने, उनके मन में फिर भी 2007-8 में एक बात रह गई थी कि कहीं ना कहीं उनको इस तरह के ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2012 में शिंजो अबे जब प्रधानमंत्री बने उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने एक एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड अ सॉर्ट ऑफ क्वाड रीमेक बनाया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसको एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड कहा गया। और वो एक क्वाड का एक रीमेक टाइप था, ठीक है, एक छोटा वर्जन कह सकते हैं हम क्वाड का, वैसा था। अपने प्रधानमंत्री बनने के नेक्स्ट डे ही इन्होंने इस तरह के फ्रेमवर्क का प्रपोजल रखा। और उसी टाइम ही चाइना में बहुत बड़े मेजर चेंजेस आए। मेजर चेंजेस किस हिसाब से कि 2012 में जो शी जिनपिंग रहे हैं, शी जिनपिंग जो है वो सत्ता में वहाँ पे काबिज हुए, और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रहे हैं पहले, उनको वहाँ पे लीडर बनाया गया चाइना का। इससे शी जिनपिंग ने एक लाइन ड्रॉ की, हार्ड लाइन कह सकते हैं उसको, कि उन्होंने जो है जो फॉरेन अफेयर्स थे उनको उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, वो काफ़ी नेशनलिस्टिक अप्रोच रखते थे चाइना के लिए। तो उन्होंने जो कि एक हार्ड लाइन सिक्योरिटी वाला इशू क्रिएट किया कि वो सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करते थे। उन्होंने तरह तरह के क्लेम करने शुरू किए। आफ्टर शी जिनपिंग हमने देखा है कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पीस पॉलिसी से आगे इंक्रीज होके एक टाइप की आक्रामक पॉलिसी हो गई है चीन की, जबकि उनके जो प्रीडिसेसर थे हु जिनताओ
वो पीसफुल राइज पॉलिसी में बिलीव करते थे, लेकिन वो जो है वो एक हार्ड लाइन सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात करते थे। उन्होंने तरह तरह के प्रोजेक्ट किए, शुरू किए कि वो अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग तरह से उन्होंने परेशान किया। चाहे भारत के साथ देखोगे आप 2014 से तो काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री कन्फ्लिक्ट हुए। दूसरी कंट्रीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन दे के अपने अंडर किया। तो नेशनलिस्टिक अप्रोच अपनाई शी जिनपिंग ने, और वर्ल्ड लेवल पे जो है शी जिनपिंग ने चाइना को ज़्यादा प्रमुखता दी। मतलब बाकी ग्लोबल कंट्रीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ग्लोबल ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, ग्लोबल इश्यूज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। चाइना ने, शी जिनपिंग ने सिर्फ चाइना के ऊपर फोकस करना शुरू किया। मतलब चाइना की पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी टाइप से आक्रामक हो गई, खासकर पड़ोसी देशों के साथ तो बहुत आक्रामक हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट 9 डैश लाइन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 9 डैश लाइन, ये 9 डैश लाइन है क्या, आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन यहाँ से ड्रॉ की जा रही है, तो चाइना जो है इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा आपका साउथ चाइना सी आ रहा है, इस साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है कौन, चाइना, जो कि 90% ऑफ द साउथ चाइना सी है। तो सबसे पहले 1946 में एक मैप में बताया यू शेप्ड जो 11 डैश लाइन थी, इसको ड्रॉ किया गया था, जिसको अब हम 9 डैश लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये 1947 में ही चाइना ने अपने मैप में दिखा दिया था। और 9 डैश लाइन को जो है इसको अनलॉफुल भी डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है, बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग 2016 में। और बीजिंग ने इसको उस समय रिफ्यूज़ कर दिया था रिकॉग्नाइज करने से कि हम जो है हेग के फैसले को नहीं मानते, हम परमानेंट कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, हमारा जो 90% वाला क्लेम है वो रहेगा ही रहेगा। हम आज भी यही मानते हैं कि साउथ चाइना सी के ऊपर 90% क्लेम हमारा है, ठीक है, ये उन्होंने शुरू से ही माना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वाड की रीस्टार्टिंग कैसे शुरू हुई। 2017 में जो है जापान ने इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए को एक जॉइंट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए, जो कि आसियान समिट में होनी थी नवंबर 2017 में। तो उसमें जो है मिलिट्री कोऑपरेशन की बात की गई, अमेरिका के साथ बाकी कंट्रीज़ ने सबके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन की बात की, और बात की कि जो चाइना जिस तरह से इस दशक में चाइना ने अपना प्रभाव दिखाया, बाकी कंट्रीज़ को परेशान किया, बॉर्डर को लेके परेशान किया, साउथ चाइना सी को लेके परेशान किया, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें अपना क्लेम दिखाया, बाकी कंट्रीज़ को उसने आंखें दिखाई कि नहीं ये एरिया मेरा है तो इसको कंट्रोल भी मैं ही करूँगा। तो उसके बाद 2017 से लेके 19 तक जो है ये जो क्वाड्रिलेटरल मीटिंग हुई, ये 5 टाइम्स हुई, ठीक है, 2 सालों में 5 बार क्वाड कंट्रीज़ के मेंबर्स जो डिप्लोमेट्स थे वो आपस में मिले। और उसके बाद जो है एक तरह से इनडायरेक्टली ये बात होगी कि इस तरह का ग्रुप जो है अब हम खड़ा करने जा रहे हैं। और उस टाइम 2020 में कोविड की वजह से इसका जो वर्चुअली मीटिंग ये संभव हो पाई, उसके बाद मिल नहीं पाए क्योंकि कोविड आ गया। तो वर्चुअली जो है इसकी मीटिंग हुई, और वर्चुअली इसमें नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। और पहली अगर क्वाड लीडर समिट की बात करें वो वर्चुअली ही हुई थी, और वो 24 मार्च 2021 को हुई थी, जिसको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो है होस्ट किया था। उसके बाद सेकंड क्वाड मीटिंग आपकी वाइट हाउस में हुई, थर्ड क्वाड मीटिंग जो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, और फोर्थ क्वाड मीटिंग जो है जापान के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया। और फिफ्थ जो क्वाड मीटिंग रही वो भी ऑस्ट्रेलिया जिसको होस्ट करेगा। तो 2017 के बाद से जो क्वाड कंट्रीज़ का ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा, और इस तरह की जो डिप्लोमेटिक हरकतें थी चाइना की वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरी कंट्रीज़ को परेशान करने वाली, उसके ऊपर जो है एक तरह से प्रतिरोध भी जताया। और साथ में ये भी देखा कि चाइना आगे से ऐसा ना करे। चाइना को भी थोड़ा सा संकट महसूस हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिस हिसाब से क्वाड कंट्रीज़ का ग्रुप जो है एक्टिवली जो है चाइना का विरोध कर रहा है, और एक्टिवली एक दूसरे को समर्थन भी कर रहा है अगेंस्ट द डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, अगेंस्ट द जो भी चाइना ये कर रहा है, चीज़ें कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, अपने पड़ोसियों को परेशान करने वाली, बाउंड्री को क्लेम करने वाली, एक रीजन टेरिटरी को क्लेम करने वाली, उसके खिलाफ चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई इन क्वाड मेंबर्स ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है क्वाड अरेंजमेंट के तहत। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें चाइना को काउंटर करने का मौका मिलेगा। जो मैरीटाइम स्पेस है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको
हम भी वहाँ पे अपना जो है पहुँच दिखा सकते हैं। जैसे चाइना हिमालयन टेरिटरी में अपनी पहुँच दिखाता है, हमें आंखें दिखाता है हिमालयन रीजन में, तो हम भी इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि एमर्जिंग एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो चाइना के साउथ चाइना सी में पड़ोसी देश हैं, ताइवान, वियतनाम, कंबोडिया, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं और उनकी ग्रोथ में जो है रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह भी हम जो है हमारे लिए जो है क्वाड का महत्व रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, हम उनके ऊपर भी कंट्रोल रख सकते हैं। और साथ में जो आसियान कंट्रीज़ है उनके साथ हम अपने ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं, और जो इंडिया की लुकिस्ट पॉलिसी रही है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात की, जो चाइना के जो अपने पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, जिसमें ब्रुनेई, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब शामिल हैं, तो हम इनके साथ अपने अच्छे रिलेशन बना सकते हैं और कल को हम वहाँ पे अपने जो मिलिट्री बेस होते हैं वो भी स्थापित कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इंडिया के जो है काफ़ी ज़्यादा पार्टनर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इंडिया के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि वो इस ग्रुप में, क्वाड कंट्रीज़ के ग्रुप में, जो उस इंडो पैसिफिक रीजन्स में मेंबर हैं, जैसे वो इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इनको भी हम क्वाड कंट्रीज़ का जो है, इनको क्वाड कंट्रीज़ में शामिल करें। ठीक है, इसमें बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ही हैं, लेकिन हमें इनको बाकी कंट्रियाँ जो रीजन में आती हैं, जो कि कन्फ्लिक्टिव रीजन है, उसको, उन कंट्रीज़ को भी हमें इस ग्रुप में ऐड करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्वाड से संबंधित इशू क्या है। सबसे पहले बात करें इश्यूज़ की, तो अनडिफाइंड विजन है। यद्यपि हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी डिफाइंड नहीं है, कि आगे जाके हमारे विज़न जो है हमारे क्लियर नहीं है कि हम किस बेसिस पे चाइना को जो है वो टैकल करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और बात करते हैं मैरीटाइम डोमिनेंस की, तो पूरा का पूरा फोकस इसमें इंडो पैसिफिक रीजन पे ही रह गया है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन पे ही रह गया है। तो इंडो पैसिफिक रीजन को छोड़कर हमें और भी ऐसी चीज़ें तलाशनी होगी जिससे हम चाइना को क्या कर सकें, उसके ऊपर डोमिनेंस रख सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, और एक कॉपरेशन बना के रखें एशिया पैसिफिक रीजन में। सिर्फ मैरीटाइम इश्यूज़ के ऊपर ही बात नहीं, हमें ट्रेड के ऊपर भी यहाँ पे बात करनी चाहिए, ट्रेड को भी आगे बढ़ाना चाहिए, रिलेशंस अच्छे बनाने चाहिए साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ। और इस क्वाड कंट्रीज़ का में एक इशू ये रहता है कि इंडिया जो है हमेशा से न्यूट्रल रहा है। इंडिया कभी भी किसी ग्रुप का मेंबर नहीं रहा है, चाहे वो मित्र राष्ट्रों का हो, धुरी राष्ट्रों का हो, और बाद में नाटो बना, आपका बहुत से ग्रुप बने, बट इंडिया कभी भी ऐसे जो एवर्जेंस अलायंस सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं रहा है। तो एक ये रीज़न भी है क्वाड कंट्रीज़ के कमज़ोर होने का। भारत एक तरह से पूरी तरह से इसमें समर्थन भी नहीं जिता पाता है, क्योंकि इंडिया की न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी रही है कि इंडिया कभी भी किसी कंट्रीज़ के साथ अलायंस नहीं बनाएगा, ऐसी कोई ट्रीटी साइन भी नहीं करेगा। तो ये महत्वपूर्ण इशू रहते हैं क्वाड से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसका थोड़ा आगे से ध्यान रखा जाएगा, बट इसमें कोशिश की गई है कि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को इसमें ऐड किया जाए। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।